Welcome to Notes Making and Economy lecture video of GS3. This is lecture number 10 and we have already reached up to government budgeting. In this very particular lecture, we will be doing government budgeting and FRBM Act 2008 because it becomes but obvious that government budgeting के साथ आप FRBM Act भी कर लो. अब तक गवर्नमेंट बजटिंग हो गया. अब हमारे पास बहुत मेजर चीज़ नहीं बचा है. अब हम थोड़े बहुत छोटे मोटे चीज़ बचे हैं और इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है. इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक क्यूमुलेटिव वे में करेंगे, बट अभी के लिए हम देखते हैं गवर्नमेंट बजटिंग हमें आगे कैसे करना है एंड गवर्नमेंट बजटिंग के साथ साथ हम और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं. रिमेंबर, इसमें जो मैं आपको नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, ये सारे नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी इसी पीडीएफ के अंदर मिल रहे हैं. ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि सर आप नोट्स मेकिंग कब करवाएंगे. यही है नोट्स मेकिंग, दिस इज़ द तरीका, राइट. सो आप इसी को फॉलो करो एंड देन यू स्टिक विद इट. ओके, तो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं सब में, कैसे करेंगे? गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ने से पहले हम उसके स्केलेटन देख लेंगे कि व्हाट आर द स्केलेटन्स वी नीड टू, व्हाट आर द एरियाज वी नीड टू टैप इनटू. ठीक है, उसी तरीके से पहले हम देख लेंगे कौन कौन सा एरिया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं देखो, मैं हर बार आपको कहता हूँ कि ये स्केलेटन जो है ना, ये फ्लो चार्ट, ये आपके पास इसलिए रहना चाहिए बिकॉज बताता हूँ, आप जब अभी के बाद प्री के बाद 70 डेज में ना आप ये सब पढ़ोगे, ये सब जितना मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ ना, ये सब पढ़ोगे आप. ठीक है, उस 70 डेज में. ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम से एक रात पहले ये सब क्यूमुलेटिवली बहुत बड़ा इकट्ठा हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, राइट. तब आपको क्या पढ़ना है? तब आपको देखना है ये वाला कि क्या मुझे सारे डायमेंशन याद हैं, और जो डायमेंशन याद नहीं है उस डायमेंशन को जाके आप एक्सप्लोर करोगे सो दैट आपका रिवीजन एकदम प्रिसाइज और कंसाइज हो, यानी कि हैपहैज़ार्ड वे में रहे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू गवर्नमेंट बजटिंग. पीवाईक्यूज हमने देखा हुआ, आपके पास लिस्ट भी है पीवाईक्यूज के, यू कैन गो एंड वॉच. मैं आपको बीच बीच में रेफरेंस देता रहूँगा. गवर्नमेंट बजट, तो बजट का मीनिंग देखेंगे, कहाँ है लिखा हुआ, क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं बजट के, अभी तक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं बजट में, जैसे रेलवे बजट का मर्जर हुआ, प्लान वर्सेस नॉन प्लान बजट को वी आर डन विथ, वी आर 1 सेकेंड डन अवे विथ दिस. देन बजट साइकिल एडवांसमेंट हमने किया है, रेलवे बजट का मर्जर किया है हमने, और बजट साइकिल एडवांसमेंट क्यों किया है ये भी समझेंगे कि हम उसको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में क्यों कर देते हैं. नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग क्या है, देन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, राइट. देन उसी हिसाब से रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट. देखो, ये एग्जाम से पहले रिवीजन की बात बता रहा हूँ मैं. अभी हो सकता है आपको टाइप्स ऑफ बजट ना पता हो, लेकिन जब एक बार पढ़ लोगे आपको पूरी डिटेल में रेवेन्यू बजट के नहीं जाना है, आपको पूरी डिटेल में कैपिटल बजट के नहीं जाना है. आपको बस पता हो अच्छा टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट. क्योंकि कहीं आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि आप रेवेन्यू बजट के बारे में लिखो, कैपिटल बजट के बारे में लिखो. मैं वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास जो डेटा है आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए कि मैं उस डेटा को कहाँ कैसे यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट डेफिसिट आ जाएंगे, डेफिसिट में हम रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ेंगे, जो जो सरकार अपने लिए पैरामीटर्स तय करती है. देन टाइप्स ऑफ बजटिंग में पढ़ेंगे, पब्लिक ओरिएंटेड बजट्स पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बजट पढ़ेंगे, जीरो बेस बजटिंग पढ़ लेंगे. टाइप्स, दीज आर जस्ट टाइप्स. ठीक है, और ये कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कहीं भी, दीज आर प्रेजेंटेड फॉर ट्रांसपेरेंसी, राइट. देन आउटकम बजटिंग है, दिस इज परफॉर्मेंस के लिए. जेंडर बजटिंग पढ़ेंगे, एक नया टर्म आएगा जेंडर बजटिंग, तो हम उसके फ्रेमवर्क को देख लेंगे, चैलेंजेस को देख लेंगे, क्या प्रोग्रेस हुआ है इसके वजह से, और इसमें क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है. ओबियसली कुछ वीकनेस होगा बजट का, इश्यूज विद बजट देख लेंगे, वे फॉरवर्ड देख लेंगे. देन एफआरबीएम एक्ट, उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्यों आया था, एस्केप क्लॉज क्या है, चैलेंजेस क्या हैं. देन फिस्कल, दिस इज नॉट फिजिकल, फिजिकल डिसिप्लिन एंड कंसोलिडेशन का भी देख लेंगे कि क्या गवर्नमेंट क्या करती है अपने डिसिप्लिन और अपने मेंटेनेंस के लिए, और क्या क्या नॉर्म्स आ चुके हैं, क्या ट्रेंड रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर में. और बजट 2026-27 का हाईलाइट ये अभी नहीं करेंगे, ये जब बजट आ जाएगा तब करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पुराने वाले किए हैं वो अभी का कोई वो ऑब्सोलीट हो गया है, कोई पॉइंट नहीं है उसका. ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट.
समझ गए? देखो ये फ्रेमवर्क रहेगा ना आपके पास, तो ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि हाँ सर, मुझे एक बार जब पढ़ना होगा तो मैं जब फाइनल रिवीजन में मैं इसको पढ़ लूँगा, और अभी मेरे नोट्स मेकिंग में इसको करूँगा, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ जाना, ये प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है। अब आ जाओ कि गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट ही क्यों करती है, क्यों उसको इतना बड़ा झमेला उठाना है बजट बजट प्रेजेंट करने का, चुपचाप खर्चा करते रहो। नहीं, देखो, नंबर वन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। नंबर टू, कि गवर्नमेंट को किस दिशा में अपने खर्चे करने हैं, वो दिशाहीन तरीके से खर्च नहीं कर सकती है, राइट। सो एक दिशा देने के लिए, एक दशा देने के लिए बजट को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट द बजट। बट पॉइंट इज, कहीं बजट लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो मेंशन ऑफ बजट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेंशन ऑफ, in article 112 it has a mention of annual financial statement, okay, annual financial statement। अब आ जाओ, एनुअल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, और देर आर अदर 113 में डिमांड ऑफ ग्रांट्स, पब्लिक की डिमांड ऑफ ग्रांट्स, 114 में वी टॉक अबाउट अप्रोप्रिएशन बिल। व्हाट इज अप्रोप्रिएशन बिल? कि देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया, बता दिया, अब उसको पैसे निकालने होंगे। डिमांड ऑफ ग्रांट्स इज कि अभी मेरे को ये, तब देखो, डिमांड ऑफ ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट ये तब हुआ करता था ना, अभी भी होता है, इन सीजन ऑफ इलेक्शन सीजन में होता है, एंड तब हुआ करता था जब हमारा बजट प्रेजेंट होने में और न्यू फाइनेंशियल साइकिल होने शुरू होने में इतना समय नहीं होता था कि बजट का एनालिसिस हो सके, तो तत्कालीन पैसा देने के लिए वोट ऑन अकाउंट हुआ करता था। ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं प्री पढ़ रहे हैं, जब प्री पढ़ रहे होंगे। ये अभी यहाँ का कंटेंट नहीं है, यहाँ पे वो हैप हज़ार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये प्री का कंटेंट है, शार्पली प्री में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब मैं प्री पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड मेजरली इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी का हिस्सा है, ठीक है, तो उसको ओवरलैप नहीं कराएंगे। अब आ जाओ, 113 डिमांड ऑफ ग्रांट, 114 अप्रोप्रिएशन बिल, 110 मनी बिल की बात करता है, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ 2023 आई गेस, बहुत लोग 111, 112, 110, ठीक है, आई रिमेंबर इट। देन आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की भी बात यही होती है। अब आ जाओ, नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग क्यों है, एंड सरकार को ये प्रेजेंट करने की दरकार ही क्यों है। अब देखो, जब भी गवर्नमेंट बजटिंग प्रेजेंट होता है, मीनिंग बता दें मैंने आपको, मीनिंग क्या है टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज रिटन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि कितना खर्चा पानी हुआ, कितना खर्चा आएगा, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना रेवेन्यू चला गया, क्या क्या एस्टिमेटेड है, क्या क्या मेरा प्लान्स था, क्या क्या मैंने क्या सोचा था और क्या असल में हुआ, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाओ, उसी की नीड की बात करते हैं। सो इट्स अ रिवाइज एंड एक्चुअल स्टेटमेंट। रिवाइज स्टेटमेंट है, एस्टिमेट दे रहे हैं हम, एंड एक्चुअल स्टेटमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग्स। अब मेरे को ये बताओ, लेट्स से अभी 2026 का फरवरी है, अभी 1 फेब को लेट्स से बजट सेशन शुरू हुआ, पार्लियामेंट का बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन शुरू हुआ, और बजट सेशन सॉरी आई विल राइट इट, रुको, 26 सॉरी 2026 फेब, ठीक है, बजट सेशन स्टार्ट हुआ, बजट सेशन स्टार्ट हुआ। नाउ टेल मी, गवर्नमेंट यहाँ क्या क्या प्रेजेंट करेगी। अब ऐसे सोच के देखो, अभी तक लेट्स से ये रहा, और हम 2026 में हैं, तो गवर्नमेंट 2026 से लेके 2027 तक, उसको 2027 के फेब तक, 2027 के फेब तक इसका कुछ प्लान होगा खर्चा करने का। सो इसका गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट करेगी, एस्टिमेट, राइट। अब इससे पहले 2026 से पहले 2025 रहा होगा, फेब है। अब याद करो, जो यहाँ से 2000, इसको भी फेब मानो, फेब मानो, क्या फेब ही है, ठीक है, ये भी फेब है आपका, और ये भी फेब है, 1 सेकेंड, हाँ ये भी फेब है। नाउ टेल मी, इन सब में फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल से, अप्रैल 26,
ये हो गया आपका अप्रैल 25 और ये हो जाएगा आपका अप्रैल 27। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी ध्यान रखना। व्हेन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटिंग द एस्टिमेट, ये एस्टिमेट जो गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रेजेंट कर रही है? ये प्रेजेंट कर रही है कि सर अभी जो 26 का अप्रैल आएगा ना, मुझे यहाँ से लेके 27 के अप्रैल तक का एस्टिमेट, फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट ही प्रेजेंट कर रही है ना, सो इसके लिए एस्टिमेट प्रेजेंट कर रही है। ये हो गया एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये फरवरी में स्पेंड की है ना गवर्नमेंट ने, ये फरवरी में हो रहा है, बट ये फाइनेंशियल ईयर तो अभी 2 महीने और बचा हुआ है, 2 महीने और बचा हुआ है, और अप्रैल से यहाँ तक का गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा और हुआ कुछ होगा। एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट ने सोचा होगा वो तो नहीं ही हुआ होगा। सो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? इसके लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रेजेंट करेगी। रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये हो गया अपना सेकेंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके लिए एस्टिमेट 1, इसके लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट 2। ठीक है, अब ये समझो कि इसके लिए रिवाइज एस्टिमेट हो गया, इसके लिए एस्टिमेट हो गया, एक्चुअल तो किसी चीज़ का प्रेजेंट नहीं हो रहा है, राइट? एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ, क्या खर्चा था, क्या क्या सोचे थे, क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो रिवाइज कि चलो अप्रैल से लेके फेब में प्रेजेंट कर दिए, अप्रैल 25 से लेके फेब 26 को प्रेजेंट कर दिए हैं, एंड 2 महीने और बचा है, तो लग रहा है कि सर ये खर्चा और हो सकता है मेरा, तो ये खर्चा है। एक्चुअल किस चीज़ का प्रेजेंट किया आप? एक्चुअल तो किस चीज़ का प्रेजेंट ही नहीं किया। तो एक्चुअल किस चीज़ का प्रेजेंट होता है, यहाँ जो ये है 2024 का फेब। ठीक है, यहाँ के अप्रैल 24 रहा होगा। अब जो सरकार प्रेजेंट करेगी वो होगा आपका इस पीरियड से, अप्रैल से लेके यहां तक का एक्चुअल स्टेटमेंट, एक्चुअल स्टेटमेंट। ये हो गया थर्ड डॉक्यूमेंट। अब समझ में आया बजट क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इस चीज़ को हल्के में मत लेना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर पूछ देगा कि गवर्नमेंट विल प्रेजेंट 26 में, गवर्नमेंट विल प्रेजेंट एस्टिमेट ऑफ व्हाट, सॉरी एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ व्हेन, तो याद रखना वो 24-25 का एस्टिमेट प्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट। सॉरी 24% का एक्चुअल एस्टिमेट नहीं, एक्चुअल स्पेंडिंग करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, रिमेंबर दिस। एंड 1 सेकेंड, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी यार। एनीवे चलो, इसका एक्चुअल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी, इसके लिए रिवाइज स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी, और इस पोर्शन के लिए एस्टिमेट स्पेंड करेगी कि एस्टिमेट क्या होने वाला है। सर मैं सोच रहा हूँ कितना खर्चा करूँगा इसका। सर हो गया, फाइनली डन एंड डस्टेड था। ये आप नहीं देख पाए थे आप लोग पार्लियामेंट, अब आप देख लीजिए। देन इस पोर्शन के लिए सर अभी बचा हुआ है, इतना खर्चा सोचा था, इतना खर्चा हो गया है, 2 महीने का अंतराल मेरे पास अभी बचा हुआ है। देन यहाँ से लेके यहाँ तक का सर ये सोचा हुआ है, ये खर्चा करेंगे। सो व्हेन गवर्नमेंट इज डूइंग द प्रेजेंटिंग ए बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ये 3 चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अब आ जाओ, समझ गए? रिवाइज्ड एक्सपेंसेस, रिवाइज्ड एंड अहेड का जो है, ठीक है, इसका रिवाइज का मतलब फाइनल एक्सपेंसेस क्या हुआ था। अब आ जाओ एफिशिएंट, क्यों नीड क्या है, अब नीड के बाद देखते हैं। ये तो समझ गए, नीड ये था कि ये तीनों चीज़ को प्रेजेंट करना था पार्लियामेंट के सामने। सेकेंड नीड क्या है? ऑब्वियसली एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कि सेक्टर वाइज मुझे कहाँ करना है। एग्जाम्पल डिफेंस में 7.8 लाख करोड़ देना था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने दिया। देन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट, कि किस डेट टू जीडीपी एज अ एंकर होना चाहिए। किसने बोला था ये? मैं आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ अभी। यू विल टेल मी कि डेट टू जीडीपी शुड बी योर एंकर फॉर एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। कौन सी कमिटी ने बोला था ये आप बताओगे मुझे। 2 आई गेस आगे है, बट अभी आप यूल स्टॉप एंड यूल टेल मी। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ऑब्वियसली, कि आपसे टैक्स कितना कलेक्ट करना है आपसे। देखो मनी बिल क्या होगा बताता है ना, कि एनीथिंग विच हैज़ टैक्स ऑल्टरेशन ऑफ गवर्नमेंट विल कम अंडर मनी बिल। तो टैक्स इज व्हाट? इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट आपसे लेती है एंड गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर स्टेट किसी और को देती है,
राइट। सो इट इज़ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बजट। क्यों? सब्सिडी स्कीम्स, सोशल स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। देन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, FRBM एक्ट बताता है कि डेफिसिट का टारगेट बताओ, कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि FRBM के तहत 4.5% होना चाहिए, ठीक है। एंड योर डेट टू GDP रेशियो शुड बी 40%, सॉरी 60%, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट का, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। देखो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। क्यों? पार्लियामेंट का स्क्रूटनी होगा ना ये तीनों चीज़ों का, कि हाँ भाई आपने क्या कहा था और हद से पार करके कुछ से कुछ नहीं कर रहे हो। सो पार्लियामेंट का स्क्रूटनी, बिकॉज वाई पार्लियामेंट का स्क्रूटनी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज पार्लियामेंट के पास जनादेश है, पार्लियामेंट के पास जनमत है, इट्स अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। एंड हमने क्या किया अपने पावर को, अपने पास जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है, वी एज अ सिटीजन वी हैव डेलीगेटेड दैट पावर टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सो दे नीड टू स्क्रूटनाइज द बिल की गवर्नमेंट सही से खर्चा की है या नहीं की है। देन CAG का ऑडिट इज ऑल्सो देयर, राइट। देन इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, कि भाई हम जो मकसद लेके चल रहे हैं उस मकसद से नेशनल डेवलपमेंट गोल अलाइन हो पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल 2026-27 में कैपेक्स का गोल हमारा क्या था कि 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट को। देन स्टेबलाइजेशन फंक्शन, व्हाट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बजट का ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस की फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो स्टेबिलिटी ऑल तो है, सबसे वन मोर इंपॉर्टेंट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन का काम करता है ना। अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब किसी भी चीज़ को स्टेबलाइज करना। अब स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब मान लो इकोनॉमी डाउनफॉल में चल रहा है, ठीक है, लेट्स से दिस इकोनॉमी अभी डाउनफॉल में जा रहा है, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इस टाइम पे गवर्नमेंट विल डू मोर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी सो दैट इकोनॉमी कैन राइज। अब लेट्स से इकोनॉमी राइज कर गया है, ठीक है, इकोनॉमी हैज़ रिजन, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पे कम स्पेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल गो डाउन एंड गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्स। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर इकोनॉमी कभी रिसेशन में जाएगा या नीचे जाएगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी इस टाइम पे, गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, स्पेंड करेगी, गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ेगा, टैक्स गवर्नमेंट कम करेगी। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये काउंटर साइक्लिक पॉलिसी की तरह काम कर रहा है टू कीप इकोनॉमी, टारगेट क्या है, इकोनॉमी को यहाँ रखना है, राइट, इस जगह पे रखना है, ये जो हो जाता है इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे रखना है, राइट। सो स्टेबलाइजेशन फंक्शन है, दैट इज काउंटर साइक्लिक फंक्शन। जब ज़्यादा होगा इकोनॉमी का ग्रोथ तो सरकार उसको कम करेगी, जब कम होगा इकोनॉमी का ग्रोथ सरकार का एम होगा उसको ज़्यादा करना है। देन ऑब्वियसली रेवेन्यू फोरकास्टिंग करेगी, जैसे टैक्स, नॉन टैक्स, बोरोइंग रिक्वायरमेंट, ये सब कितना आएगा, ये फोरकास्टिंग यही है ना, कि एस्टिमेट दे रही है अहेड का एस्टिमेट, कि सर मेरे पास जब हम कंपोनेंट पढ़ेंगे बजट के तो हमें पता लगेगा कि सर इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी इसमें कैपिटल बजट है, एंड देन देयर इज अ रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है। सो विल अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक फोरकास्ट दे रही है, ठीक है, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, जैसे टैक्स, नॉन टैक्स, बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा। एंड देन इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑब्वियसली वनरेबल्स के लिए यहाँ पे हमने देखा ना क्या कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। सो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ दे रही है, वनरेबल्स को ही दे रही है। अब किसी भी तरीके के वनरेबल हो सरकार के नज़र में उनको दे रही है गवर्नमेंट। अब आ जाओ, तो ठीक है सर, अब पढ़ लिया सर हमने इकोनॉमी, मतलब हमने बजट पढ़ लिया, मस्त समझ गए बजट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बट सर एक और टर्म सुनते हैं जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, सरकार क्यों प्रेजेंट करती है इकोनॉमिक सर्वे। देखो इकोनॉमी सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बताओगे आप लोग, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, स्टैट्यूटरी पोस्ट, या कैसा पोस्ट है, मैं नहीं बता रहा आपको। आप हमेशा बोलता हूँ लिखो लिखो लिखो, कोई भी नहीं लिखता, एक दो लोग लिख देते हैं कभी से कभी, कोई नहीं लिखता, मेरा नुकसान तो है नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं। अब आप लिखो, खोज के लिखो, थोड़ा तो मेहनत करो। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, देखो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट होता है,
ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट करते हैं। अब जब इकोनॉमिक एडवाइजर्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो ही सेट्स द ग्राउंड फॉर 112, मतलब आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ग्राउंड सेट करते हैं। वो ये बताते हैं कि हाँ भाई साहब, हमारा देश का प्रोजेक्शन ये था, ये लो एनालिसिस, ये लो प्रेजेंटेशन, इतना हमने टारगेट सोचा था, इतना हमने अचीव किया है, इसी रफ्तार से करते रहें तो ये हाल रहेगा, इस रफ्तार से नहीं करें तो ये हाल रहेगा। मतलब इट बेसिकली डज व्हाट, इट सेट्स अ ग्राउंड फॉर द बजट, ठीक है, एक दिन पहले। एंड इट इज, देर इज नो एक्चुअल लॉ और एनीथिंग विच सेज दैट कि आपको इकोनॉमिक बजट प्रेजेंट कर, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना ही करना है। इट्स अ नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बता दिया मैंने। व्हाट इट डज अ सजेशन की इंडिकेटर्स का प्रेजेंट करता है कि हाँ भाई साहब, आप ये करोगे तो ऐसा जाएगा, सरकार ये कर रही है तो उसका आउटकम ये निकल रहा है, सरकार ये नहीं करेगी तो हो सकता है आउटकम ये निकल जाए। सो दिस इज अ economic advisor, name is advisor, not a binding nature, then it is also a policy guideline। okay, अब हम ये समझ गए, राइट, नीड समझ गए, बजट समझ गए। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ बजटिंग पे चलते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो में बजट प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, उसमें अब तक क्या क्या चेंजेस आया है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एक बार हम रिफॉर्म्स कर लेते हैं। वेयर इट इज डेफिसिट रिफॉर्म्स लिखा था ना, बजट रिफॉर्म्स, ये बजट रिफॉर्म्स। तो और एक बार बजट रिफॉर्म्स कर लेते हैं कि अब तक क्या क्या रिफॉर्म हुआ है। सबसे पहले देखो 2017 में क्या किया हमने, 2017 में हमने बजट को मर्ज कर दिया। दो बजट पहले होता था, रेलवे मिनिस्टर रेल बजट प्रेजेंट करता था, एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बजट प्रेजेंट करता था अनदर, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते थे। बट द पॉइंट इज, इसकी रिक्वायरमेंट थी अलग से, रेलवे बजट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था ना, क्यों करना था रेलवे बजट अलग से, और दो दो चीज़ें स्पेंड एक ही जगह से, आर्टिकल 266 में से ही खर्चा करना है। व्हाट इज 266, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, खर्चा यहीं से करना है, एस्टिमेशन इसी में से निकालना है। तो जब एक ही जगह से एक ही खर्चा एक ही तरीके से होना है, तो दो तरीके का बजट क्यों चाहिए था। सो गवर्नमेंट ने इन दोनों बजट को मर्ज कर दिया 2017 में। कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन में मर्ज किया, विवेक देवरॉय कमेटी। बेनिफिट क्या हुआ इसका, स्ट्रीमलाइन कर दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जितना भी था, क्योंकि पैसा तो आर्टिकल 266 में से ही खर्चा होना, विच इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। अब इससे क्या हुआ कि देखो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कहाँ बजट में हो रहा था, रेलवे का खर्चा रेलवे बजट में हो रहा था। तो खर्चा दोनों ट्रांसपोर्ट का ही है, दोनों खर्चा डेवलपमेंट का ही है, दोनों खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है, बट दो अलग अलग जगह कर रहे हैं। क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था। देन इट ऑल्सो एलिमिनेटेड आर्टिफिशियल सेपरेशन ऑफ अकाउंट, जहाँ लगता था कि नहीं दो अलग अलग बजट है, हो एक ही जगह से रहा है लेकिन लग रहा है अच्छा दो जगह, तो आर्टिफिशियल सेपरेशन था जो कर दिया। दूसरा, मर्जर ऑफ प्लान बजट एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एंड नॉन प्लान, पहले बजट का टाइप में प्लान नॉन प्लान, जैसा भी रेवेन्यू डेफिसिट ये सब पढ़ते, प्लान एंड नॉन प्लान था, विच वॉज अगेन फ्रैगमेंटेशन ऑफ द सेम बजट था, उसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था। उसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर रहे थे, उसी को उस तरीके से भी कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक ही चीज़ को दो तरीके से करने का क्या पॉइंट है। सो वी आर मर्जिंग प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को, अब वो एक ही साथ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट में प्रेजेंट होगा। तो 2016-17 में वी ऑल्सो रेलवे बजट के साथ साथ हमने प्लान एंड नॉन प्लान बजट को भी मर्ज कर दिया। प्रॉब्लम अब देखो क्या था, अगेन फ्रैगमेंटेशन था, आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन कर रहा था, एंड पुअर रिसोर्स एलोकेशन था। इसके आधार पे दिस वाज नॉट अ वेरी गुड एंड सॉलिड प्लान फॉर द नेशन। करंट क्लासिफिकेशन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, वही। अब देखो, अब क्या किया हमने, एक और चीज़ क्या किया, बजट डेट एडवांसमेंट। देखो सब यहाँ लिखा है, सो दैट आप जब भी चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो। बजट एडवांसमेंट क्यों किया हमने, अब इसको ऐसे समझो, आ जाओ। पहले लेट्स से फरवरी एंड में होता था प्रेजेंट, ठीक है, फरवरी एंड या मार्च। एनुअल फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू हो जाता था, अप्रैल 1 से, और ये एंड इस एरिया में हो। अब देखो इस समय से लेके इस समय नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में जो समय था, इसमें उस बिल को स्क्रूटनी के थ्रू जाना है, उस बिल का एनालिसिस होना है, उस बिल पे डिस्कशन होना है, उस बिल पे वोटिंग होनी है। तो सरकार को लगता था कि भाई मेरे तो पैसे यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं,
मुझे इस साल को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो क्या होता था, तब होता था वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट में पार्लियामेंट देती थी, अच्छा जब तक हम ये पूरा बिल को स्क्रूटनाइज करके प्रेजेंट नहीं कर देते हैं तब तक तुमको आर्टिकल 113 के तहत अप्रोप्रिएशन बिल में हम तुमको जब तक पैसा निकाल के दे रहे, 113 हाँ नहीं 114 होगा ना अप्रोप्रिएशन बिल, हाँ 114 से जब तक हम तुमको पैसा निकाल के फाइनली दे नहीं देते हैं तब तक हम तुमको वोट ऑन अकाउंट देते हैं कि ये एडवांसमेंट है इस वजह से। मान लो 1200 रुपये का था पूरे साल का बजट, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, इंटू 2 महीने के लिए दे रहे हैं तुमको, बिकॉज 2 महीने एडवांस में दे रहे हैं, तो तुमको 200 रुपये दे रहे हैं अभी के लिए। 200 रुपये में तुम अप्रैल तक काम चलाओ जब तक हम पूरा ये काम नहीं करते, तो वोट ऑन अकाउंट होता था। और फिर इसको बाद में जाके एडजस्ट किया जाता था जो फाइनल पूरे बजट में था, क्योंकि 200 मिल गया ना तो तुमको 1000 रुपये का ही दरकार है ना, क्योंकि तुमने 1000 रुपये का प्रपोजल दिया था, 1200 का प्रपोजल दिया था, 200 दे दिया, 1000 रुपये बचा हुआ है। सो इस महीने में ये इतने दिन के लिए चाहिए होता था, क्योंकि फेब के लास्ट में प्रेजेंट हुआ, फेब लास्ट मार्च में अप्रोप्रिएशन होने में पूरा टाइम लगेगा, उसको स्टडी करने में, स्क्रूटनाइज करने में, और अप्रैल से तो शुरू हो जाएगा नया फाइनेंशियल ईयर, तो तब तक के लिए पैसा चाहिए, तो ये थोड़ा सा एडवांस मिल जाता था। एंड देन इसका भी सरकार को प्रेजेंट किया गया, तो सरकार पार्लियामेंट इसको भी स्क्रूटनाइज करती थी। तो अब यही सब जो होता था, तो सरकार के पास ना पैसे नहीं होते थे नया साल शुरू करने के लिए, तो सरकार ने क्या किया, इस फेब मार्च से हटा के उसको 1 फेब में शिफ्ट कर दिया कि अच्छा 1 फेब से लेके अप्रैल तक है, आप इसको जितना भी ये जो स्क्रूटनी, ये असेसमेंट, ये सारा जो काम है आप इन सबको सर यहाँ कर लो, और मुझे अप्रैल शुरू होने से पहले सारा पैसा मुझे दे दो। अप्रैल शुरू होने से पहले सारा पैसा मिल जाता है। तो अब क्या होता है, अब वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अब सीधा अप्रोप्रिएशन होता है, बिल का स्टडी होता है, और अप्रैल से पहले पैसा निकल जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको डेट को शिफ्ट किया टूवर्ड्स 1 फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। इससे क्या हुआ, बजट प्रिपरेशन वाज शिफ्टेड टू लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी और 1 फरवरी, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बिगिंस फ्रॉम द 1 अप्रैल विदाउट वोट ऑन अकाउंट। ये बता ना कि वोट ऑन अकाउंट की अब जरूरत नहीं पड़ती। ये कब पड़ता है, जब इलेक्शन ईयर्स होता है, जब गवर्नमेंट फुल बजट नहीं प्रेजेंट कर सकती है, इंटरिम बजट प्रेजेंट करती है, तब के लिए। अब देखो इंटरिम बजट भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, ये भी पॉलिटी का हिस्सा भी यहाँ नहीं पड़ेंगे उसको। एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, गॉट माई पॉइंट। सो ये 3 रिफॉर्म्स हुए थे, गॉट इट। सो वी आर ऑल्सो डन विथ दिस पोर्शन। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ बजट। रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल बजट क्या, क्यों, वी आर डन विथ प्लान एंड नॉन प्लान से ख़त्म कर दिया हमने, तो अब रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट पे बाजो। अब बताओ मेरे को, रेवेन्यू और कैपिटल में सबसे पहले अंतर क्या समझते हो, क्योंकि उसके बिना समझे तो आप रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट नहीं समझ पाओगे। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि एक्सपेंडिचर है, इसके 2 तरीके हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों का मतलब क्या समझते हो, कि रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है एक्सपेंडिचर में। देखो इसको समझने का ना आसान तरीका मैंने आपको यहाँ बना के रखा है, कि अगर वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं या अगर हम रिसीट की बात कर रहे हैं, तो याद रखना जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं ना, तो जैसे इसको ऐसे समझो कि मेरे पास लेट्स से भाई साहब आपके पास 1200 रुपये थे, ठीक है, ये आपके पास रेवेन्यू था। अब आपने इसमें से क्या किया, 200 रुपये ना भाड़ा दे दिया किसी मजदूर को एक सामान आपके लाने के लिए, ठीक है। तो ये पैसा क्या हुआ, इट इज फॉर गॉन, ये पैसा कुछ नहीं ला के दे रहा आपको, ठीक है। देन आपने क्या किया, इस 1200 रुपये का 800 रुपये का आपने एक लेट से मशीन खरीदा था, ठीक है, मशीन। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी मशीन को उठवाने के लिए आपने इसको पैसे दिए थे ना, इसी मशीन को उठाने के लिए आपने इसको 200 रुपये दिए थे, ठीक है। सो ये चला गया, रेवेन्यू फॉरगॉन है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन था, मैंने आपको बताया कि आपने एक मशीन खरीदा, ठीक है। अब जब ये मशीन खरीदा आपने, तो ये मशीन क्या हुआ आपका, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि इससे आप और रेवेन्यू जनरेट करोगे, इस मशीन का आप कुछ यूज करोगे, ये रेवेन्यू फॉरगॉन नहीं है। अभी आप इसको इस मशीन को बेच के भी कुछ पैसे रिकवर कर सकते हो। सो ये रेवेन्यू फॉरगॉन नहीं है। अब क्या हुआ, आपने 800 था और आपने 200 खर्चा किया, 800 200 आपके पास बच गए हैं अभी 200 रुपये।
अब आप इस 200 रुपये को किसी और चीज़ में खर्चा करोगे, लेट्स से इसके मेंटेनेंस में खर्चा करोगे, इसके किसी और चीज़ के मजदूर को दोगे, इनके ये जो इसको चलाएंगे उसको दोगे, तो ये भी क्या हो गया, ये भी रेवेन्यू फॉर गॉन हो गया, रेवेन्यू फॉर गॉन। ठीक है, इसको वेज मान लो, वेज। तो आपका इसमें बताओ, इन सब पूरे में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 400 रुपये। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 800 रुपये। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1200 रुपये। तो आपने जो एस्टिमेट लेके चले थे आपका वो हो गया। तो समझ में आया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। अब आ जाओ कि सर ये तो आपने भी बताया, तो इसका तरीका क्या होगा। देखो, जब एक्सपेंडिचर की बात आती है तो यहाँ क्या आपके पास 1200 रुपये थे, 200 रुपये गॉन। तो आपका एसेट क्या हुआ भाई साहब, एसेट कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एसेट कम हो गया। तो अगर एसेट कम हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी होगा आपका एसेट कम हो जाएगा। जब एसेट कम हो गया तो आपके लाइबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लाइबिलिटी में मेरे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे मेरे पास 1200 जो रुपए थे वही पैसे मैंने खर्च करे हैं, तो 1200 रुपये खर्च किया, 1200 रुपये खर्च कर दिया। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया, इसी पैसे से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो आपका क्या हुआ, आपके पास एक मशीन आया, आपका एसेट क्या हुआ, आपका एसेट ऊपर गया। तो अब ये समझ में आया कि अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो मेरी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो मेरी एसेट क्या हो रही है, मेरी एसेट बढ़ रही है। क्या मेरे को लाइबिलिटी बढ़ रहा है यहाँ पे, मैंने ये पैसा किसी से लेके किया था नहीं, ये जो मेरा पैसा था 1200 वो मैंने किया। बट अब ये समझो कि ये जो 1200 रुपये मैंने खर्च किए, सॉरी ये जो मैंने 800 रुपये खर्च किए 1200 रुपये में से, दिस विल जनरेट मी मनी, दिस विल मनी जनरेशन होगा। अब इस मनी जनरेशन से क्या होगा, माई लाइबिलिटी विल गो डाउन समडे, है ना, माई लाइबिलिटी विल गो डाउन, सो एसेट विल इंक्रीज एंड लाइबिलिटी विल गो डाउन। सो ऐसे तरीके याद रखो कि जब एक्सपेंडिचर है, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो मेरे एसेट में कोई चेंज नहीं, मेरी एसेट कम हो रही है और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मेरी एसेट बढ़ रही है और मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। अब आ जाओ रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स में। अब इसी चीज़ को मैं आपको सारा कहानी रिसीट के मामले में समझाता हूँ। ये एक्सपेंडिचर का मामला था, अब आ जाओ रिसीट का मामला समझाता हूँ कि रिसीट के मामले में क्या थे। अब रिसीट में मतलब जो पैसे आपको आएंगे, ये दो तरीके से भी आ सकते हैं, ये रेवेन्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं एंड ये कैपिटल के लिए भी आ सकते हैं, राइट। रेवेन्यू के लिए भी आएगा और कैपिटल के लिए भी आएगा। अब मुझे ये बताओ कि जब वो रेवेन्यू के लिए आ रहा है, तो मैं रेवेन्यू में आ रहा है यानी कि सिर्फ कैश आ रहा है आपके पास, तभी तो है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते कैश ही दे रहे थे ना, यहाँ पे क्या दे रहे थे, कैश ही दे रहे थे, यहाँ पे कैश ही दे रहे थे। सो रेवेन्यू वॉज इन गोइंग इन कैश, लेट्स से कैश, ठीक है, तो कैश। देन कैपिटल भी आपके पास कैश में ही आएगा। बट मुझे ये बताओ, ये पैसे आपके पास आ रहे हैं तो आना तो दो तरीके हो सकता है कि या तो एक आप जो डिजर्व करते थे, जो आपका हक था, एक तो होगा हक के पैसे आए हैं, ठीक है, और एक हो सकता है कि आपने कर्ज लिया है। पैसा तो दोनों वे में आ रहा है ना, दोनों वे में आ रहा है। तो आपने उस कर्ज को लिया है, उस कर्ज को लिया है किस पर्पस के लिए लिया है, लेट्स से आपने लोन लिया, इस लोन को आप खर्चा करने के लिए भी ले सकते हो, इस लोन से एसेट बनाने के लिए भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो अगर आपने रेवेन्यू में कैश आया है आपके पास तो रेवेन्यू रिसीट्स है, और अगर आप उस रेवेन्यू से कुछ और जनरेट करने के लिए कि कुछ मशीन खरीदूंगा या फिर कुछ और खरीदूंगा उसके लिए लेके आए हैं तो वो कैपिटल रिसीट है। अब देखो इसमें मेरी, एक मिनट, इसमें मेरे एसेट के साथ क्या हो रहा है। अब जैसे मान लो ये कैश था मेरा, तो ये कैश मेरा एसेट हो गया, ठीक है, मैं इससे कुछ भी करूं तो मेरी एसेट को क्या हुआ, मेरे एसेट को इंक्रीमेंट मिला। जो यहाँ मेरी एसेट कम हो रही थी, मेरा कैश जो जा रहा था यहाँ पे, वो एसेट क्या हुआ यहाँ पे, वो एसेट मेरा यहाँ पे इंक्रीज हुआ,
मेरे पैसे बढ़े यहाँ पे, मेरे को लाइबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ा? मेरी लाइबिलिटी थी किसी को देने की, ये पैसा मेरा तो अपना था ना, तो मेरे लाइबिलिटी में क्या हुआ, सॉरी मेरी लाइबिलिटी में क्या हुआ, ज़ीरो इफेक्ट, जैसा था वैसा रह गया। अब आ जाओ, जैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी कैपिटल रिसीट है। अब ये कैपिटल रिसीट मैंने किस लिए लिया है? फॉर माई एसेट इंक्रीमेंट के लिए, खर्चा करने के लिए, इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए, या फिर कर्ज से लाया हूँगा। तो मेरी एसेट यहाँ पे क्या हो रही है? मेरी एसेट कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं तो ये ऑलरेडी मुझे चुकाना है ये पैसा कहीं को, है ना? क्यों? ये रेवेन्यू नहीं है, राइट, रिमेंबर, ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल है। इसका मुझे कैपिटल में डालना है, इस पैसे को कैपिटल में ले जाके एक्सपेंडिचर करना है मुझे इस पैसे का। सो मेरी एसेट क्या हो रही है? एसेट मेरी कम हो रही है। लाइबिलिटी मेरी, बताओ लाइबिलिटी के साथ क्या हो रहा है? लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, क्योंकि मुझे लाइबिलिटी, इस पैसे को मेरे को खर्च करना है, इस पैसे को मुझे कैपिटल बनाने में खर्च करना है। अगर मान लो इस पैसे को कैपिटल, ये जो इनकम था मेरा, अगर मैं लेट्स से पीएसयू को डिसइन्वेस्ट करके लाया, जैसे मेरे पास एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट पड़ी थी, ये फंक्शन नहीं कर रहा था, मैंने इसको डिसइन्वेस्ट किया, प्राइवेटाइजेशन किया मैंने इसका, और मैं पैसे लेके आया, तो मेरी एसेट क्या हुई? ये जो पीएसयू में मेरा एसेट था, मेरी एसेट कम हो गई ना, ठीक है? तो कैपिटल एसेट मेरा कम हो गया एंड मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, राइट, क्योंकि मुझे अब इस पैसे को स्पेंड करना है। तो अगर रिसीट्स में एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी में कोई असर नहीं पड़ रहा है, दैट्स अ रेवेन्यू रिसीट। अगर मेरी कैपिटल कम हो, मेरी एसेट कम हो रही है और मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल रिसीट, ऐसे याद रखना, ठीक है? अब आ जाओ कंपोनेंट ऑफ बजट समझते हैं क्या क्या है। गवर्नमेंट बजट हो गया, कैपिटल बजट, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स होंगे एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब समझाता हूँ इनके कंपोनेंट्स एक एक करके अंदर चलते हैं। देन रेवेन्यू बजट होगा, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है? रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि मेरे पास कौन से पैसे आए, कौन से पैसे खर्च हुए। अब बताओ कि जब रेवेन्यू बजट पढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू में मेरे पास क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं, और रिसीट, सॉरी रेवेन्यू मतलब पैसे की बात कर रहे हैं, और रिसीट मतलब जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ। अब बताओ मुझे कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में क्या क्या हो सकता है, कि जो पैसा फॉरगॉन हो गया, सैलरी गॉन, इस पैसे का कुछ तो नहीं करेंगे, आगे चल के वो इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तो इस पैसे का कुछ नहीं करेंगे। सो सैलरी, पेंशन स्कीम, ठीक है? सो ये सारा पैसा क्या है? दीज आर रेवेन्यू फॉरगॉन, सब्सिडी, दीज आर मनी व्हाट? दीज आर मनी गॉन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, इससे मेरी एसेट ही कम हो रही है, राइट, माई एसेट इज गोइंग डाउन। अब रेवेन्यू रिसीट की बात करूँ, रेवेन्यू रिसीट में सरकार को पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? टैक्स रेवेन्यू से आएगा, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इज व्हाट? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैट, सेस, जो सब था पहले चला करता था, ठीक है? सो इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, व्हाट आर नॉन टैक्स रेवेन्यू? जैसे सरकार फाइन से कलेक्ट कर सकती है पैसा, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू, की मतलब जो टैक्स के तहत नहीं आ रहा है, फीस हो गया, ठीक है, चार्जेस हो गए, ठीक है? दीज आर व्हाट? दीज आर नॉन टैक्स रेवेन्यू। पैसा तो सरकार के पास ही जा रहा है, राइट, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ये पैसा भी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, बट ये तरीका क्या है? टैक्स के तहत आ रहा है। इसका तरीका क्या है? कि मतलब ये आपको हर हाल में देना ही देना है, राइट? ये आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप नहीं दे रहे हो ये पैसे। तो सरकार के पास दो तरीके से रिसीट आया, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। ओके, क्लीन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? अब आ जाओ कैपिटल रिसीट्स में, बताओ कैपिटल रिसीट सरकार के पास कैसे कैसे आ सकता है? अब जैसे मान लो सरकार ने लोन लिया, लेट्स से सड़क बनाने के लिए सरकार ने लोन लिया, तो लोन, ये कैपिटल रिसीट जो सरकार के पास है, ये पैसा जो रिसीव हुआ सरकार को, ये कैसा पैसा था? ये डेट क्रिएटिंग था, इसने कर्ज बनाया सरकार के ऊपर। सरकार ने लेट्स से लोन लिया है, यहाँ पे लोन लिया है, इट इज डेट क्रिएटिंग। एंड देन लेट्स से सरकार के पास जो पीएसयू था, मैंने आपको जो बताया कि लेट्स से सरकार ने क्या किया, पीएसयू था उसको
डिसइन्वेस्ट किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। अब इससे जो पैसा आया सरकार को, ये क्या है? ये नॉन डेट क्रिएटिंग है ना, ये तो मेरा अपना एसेट था जो मैंने तुमको दे दिया और तुम मुझे भी पैसा दो उसके लिए, तो ये नॉन डेट क्रिएट, कर्जा नहीं है मेरे लिए, तो दिस इज नॉन डेट क्रिएटिंग। तो कैपिटल रिसीट में कैसा रिसीट था? एक डेट क्रिएटिंग रिसीट था, एक नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट था। अब देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली जैसे मैंने सरकार, गवर्नमेंट क्या करेगी, लेट्स से गवर्नमेंट उससे विंड मिल बनवा रही है, सोलर पावर प्लांट लगवा रही है, रोड बनवा रही है, एक्सेट्रा कर रही है। सो क्या है, दिस रेवेन्यू इज नॉट फॉरगॉन, अभी के लिए तो लग रहा खर्चा हो गया, बट दिस विल जनरेट मनी, राइट? सो ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मनी जनरेट करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ये ग्रोथ जनरेट करेगा। सो दिस मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए कहते हैं कि डेफिसिट को, जो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बीच में जो डिफरेंस आएगा कि सरकार एक्सपेक्ट इतना कर रही थी, सरकार ने इतना कमाने का एक्सपेक्ट कर रही थी, सरकार इतना ने खर्चा करने का एक्सपेक्ट कर रही थी, इन दोनों के बीच का जो डेफिसिट आएगा या फिर सरप्लस आएगा, सरप्लस तो खैर कभी नहीं होता है, लेकिन अगर डेफिसिट आएगा कि सरकार चाह रही थी इतना और सरकार कर दी इतना, ठीक है, या फिर सरकार को आया इतना, सरकार ने खर्चा किया इतना, तो इनके बीच जो डेफिसिट होगा ना, उस डेफिसिट का फाइनेंस हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होना चाहिए, तभी वो जनरेट करेगा। आप कर्ज लेके सब्सिडी और स्कीम कर लाओगे तो सस्टेनेबल नहीं है ऑब्वियसली। सो आपके लोन और आपके जो लाइबिलिटीज होंगे, दैट शुड बी टुवर्ड्स व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे हम और डिटेल में इसको देखेंगे जब हम यहाँ पे डेफिसिट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बजटिंग पढ़ेंगे, तब हम और डिटेल में देखेंगे। अब आ जाओ, जो मैं आपको कंपोनेंट यहाँ पढ़ा रहा था उसको और डिटेल में पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आप बोलने लगे सर ऊपर 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 पढ़ा के निकल गए। नहीं, मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको कि इससे अंदर और नहीं जाना है, ठीक है? आ जाओ, उससे पहले देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट पढ़ा दिया मैं आपको, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और धीरे धीरे आप समझ जाओगे आगे जब पढ़ते जाएंगे, डेफिसिट वगैरह पढ़ते जाएंगे, टाइप्स ऑफ बजटिंग पढ़ेंगे। और जो रेवेन्यू बजट के थोड़ा डीप में कंपोनेंट पढ़ते हैं। तो जब रेवेन्यू बजट की बात करते हैं, आपको पता है रेवेन्यू रिसीट्स आ सकता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कि ये रेवेन्यू इज व्हाट? दीज आर रेवेन्यू फॉरगॉन। सरकार को इस पे अब कोई हक नहीं है, इस पैसे पे, ये चला गया, खर्चा हो गया। रिसीट सरकार को आना है, आया है, तो टैक्स से आ सकता है, बताया मैंने आपको, टैक्स से, देन नॉन टैक्स से। टैक्स से किस तरह के? डायरेक्ट टैक्स में जैसे बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये आपके ऊपर ही रहेगा, आपको ही देना है ना। इनकम टैक्स थोड़ी कि आपके बदले मैं भर दूंगा, या फिर आप गए दुकान पे, दुकानदार ने बोला मेरा इनकम टैक्स तुम भर दो, नहीं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन इज शिफ्टेड ऑब्वियसली, जैसे एक दुकानदार ने जीएसटी भरा, तो वो जीएसटी अल्टीमेटली किसके ऊपर आता है? आपके ऊपर आता है, आप भरोगे जीएसटी, उसका पैसा निकल गया, उसको इनकम हो गया उस पैसे से। सो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, दीज आर व्हाट? बर्डन इज शिफ्टेड टू एंड कंज्यूमर, है ना, एंड कंज्यूमर के पास होता है ये बर्डन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे फीस से, यूजर चार्ज से, पेनल्टी से, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज, इंटरेस्ट आया, ग्रांट आया, स्पेक्ट्रम ऑक्शन आया, XYZ की सरकार को किसी चीज़ को बेच के पैसे आ रही, तो ये सरकार के पास आया है पैसा। रेवेन्यू रिसीट से क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस डज नॉट क्रिएट एसेट ऑब्वियसली, डज नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी ऑब्वियसली, रिकरिंग इन नेचर, वाई, ये रिपीट होता रहेगा हर हाल में, कैसे? सैलरीज, इंटरेस्ट, सब्सिडीज, डिफेंस रेवेन्यू, हेल्थ केयर, ग्रांट टू स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो ग्रांट टू स्टेट है ना, गवर्नमेंट जब डेफिसिट कैलकुलेट करेगी ना तो इसको डालेगी, अच्छा उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी रहने दो। ये ग्रांट टू स्टेट, दिस मनी आर नॉट, दिस मनी आर फॉरगॉन, ये पैसा गया, मेरा एसेट क्या हो गया? कम हो गया। ओके, सो इसको ऐसे समझो, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे ऑलरेडी, कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे पढ़ा दिया है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हो। अब देखो, ये समझो कि मैंने रिसीट की बात कर ली, मैंने एक्सपेंडिचर की बात कर ली। अब रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच में हमेशा तालमेल तो नहीं रहेगा, कभी ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, या फिर ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है ना। तो इन सब के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है वो क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिसिट, है ना। इतना डेफिसिट रह गया, डेफिसिट मतलब पूरा होने से पीछे रह गया, है ना, ये अधूरा रह गया। तो डेफिसिट कैसे कैसे हो सकते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है,
फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, प्राइमरी डेफिसिट हो सकता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है। घबराना नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी, रुको। तो दिस आर टाइप्स ऑफ डेफिसिट। अब आ जाओ पढ़ते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ डेफिसिट क्या होगा, मुझे ये बता दो पहले। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम एकदम प्रिसाइज अटेंशन पढ़ो, क्योंकि ये प्री में आता है ये क्वेश्चन, और मेंस में भी आता है प्री का पार्ट, नो डाउट ये पूरा का पूरा प्री का पार्ट है। बट इसके समझे बिना, टर्म्स को समझे बिना आपको पूरा का पूरा समझना बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड, तो जब डेफिसिट की बात करते हैं तो डेफिसिट में पहले, सबसे पहले देखो कि रिसीट क्या हो गया। ये यहाँ जाओ, मैं एक पेज ऐड करता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। जब हम रिसीवेबल्स की बात करते हैं, जब हम रिसीव की बात करते हैं तो रिसीव में दो तरीके से पैसे आ रहे हैं, एक रेवेन्यू से आ रहा है, एक कैपिटल रिसीट होगा। रेवेन्यू रिसीट। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो दो तरीके एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलके टोटल एक्सपेंडिचर बना रहे हैं मेरे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स मिलके टोटल रिसीवेबल्स बना रहे हैं मेरे। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सी, रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स आर टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर टोटल एक्सपेंडिचर। अब जो डेफिसिट होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो डेफिसिट होगा, कि मान लो सरकार, लेट्स से सरकार ने रिसीव किया लेट्स से 800 रुपये, सरकार का एक्सपेंडिचर हो गया लेट्स से 1100 रुपये, ठीक है। अब इस 1100 रुपये में 800 रुपये सरकार को आ गए और 300 रुपये सरकार को कहीं से तो लाने होंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट है ये, यानी कि सरकार का पैसा खर्चा हो गया, सॉरी सरकार के पैसे में कमी आई है। अब सरकार इसी फिस्कल डेफिसिट को भरने के लिए बोरोइंग करेगी ना, ठीक है। सो यही फिस्कल डेफिसिट बताएगा कि सरकार कितना बोरोइंग करेगी, राइट। चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स में पैसा आए या फिर कैसे कैपिटल रिसीट्स में पैसा आए, सॉरी हाँ, वो रेवेन्यू रिसीट के लिए आए, कैपिटल रिसीट के लिए आए, जैसे भी आए, बट ये फिस्कल डेफिसिट ही बताएगा सरकार को कितना बोरो करना है। ऐसा थोड़ी सरकार बोलेगी अच्छा 300 ही, अच्छा 400 बोरो कर लो, नहीं कर सकती ना। सरकार को अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए ही बोरोइंग करना पड़ेगा ना। आप भी जैसे मान लो फॉर लेट्स से आपको एक गाड़ी लेने गए, आप उस गाड़ी की कीमत है लेट्स से 1 लाख रुपए, आपके पास 90,000 रुपए हैं, आप क्या करोगे, आप 10,000 ही बोरो करोगे ना, अलाउड यू आर टू बोरो इतना। आप अगर इस 10,000 से ज़्यादा बोरो करोगे तो क्या होगा कि आपके पास चुकाने के लिए, क्योंकि आपने इस 1 लाख रुपए को, 1 लाख रुपए की जो गाड़ी खरीदी है, आपको पता है इससे मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इससे इतना पैसा कमाऊंगा, और इस तरीके से मैं 10,000 रुपये चुका सकता हूँ। आपने मान लो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये लोन ले लिया, 30,000 रुपये लोन ले लिया, तो हाउ वुड यू फाइनेंस दैट, दैट इज नॉट सस्टेनेबल वे। आप उसको खर्चा करके उड़ा दोगे, उससे कोई एसेट नहीं क्रिएट होगा। सो गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू डू दिस। सो फिजिकल डेफिसिट को ही भरने के लिए सरकार बोरोइंग करेगी। नाउ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पढ़ो कि देखो कि रेवेन्यू रिसीट, टोटल रिसीट्स देख लिया मैंने, टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया मैंने, क्या इसमें क्या क्या ऐड किया मैंने, रिसीट को एक जगह, एक्सपेंडिचर को एक जगह, ठीक है। इस दोनों एक्सपेंडिचर को एक जगह, इस दोनों रिसीट्स को एक जगह ऐड कर दिया। अब इन दोनों रिसीट्स और इन दोनों एक्सपेंडिचर को जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो मेरे पास जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या है मेरा, दैट इज डेफिसिट। व्हाट काइंड ऑफ डेफिसिट, इट्स अ फिस्कल डेफिसिट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरकार का ध्यान यही रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट। एंड फिस्कल डेफिसिट डज नॉट इंक्लूड बोरोइंग ऑन इट्स ओन, ये बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन ये क्या बताता है कि कितना बोरो करना है सरकार को, हाउ मच बोरोइंग हैज टू बी डन, है ना। फिजिकल डेफिसिट इज व्हाट, और टारगेट क्या कहता है, अभी रिसेंट का गवर्नमेंट बजट आता है कि 4.4% ऑफ जीडीपी, विच इज हेल्दी। एफआरबीएम क्या बताता है, एफआरबीएम कहता है 4.5 तक में रखो इसको, है ना।
वे डिड वी राइट इट, है ना, फिजिकल डेफिसिट शुड बी अराउंड 4.5%, टारगेट यही था, 4.4% के आसपास है। अब देखो इसी फिजिकल डेफिसिट को, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इसी चीज को, फिजिकल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरोज। दिस डज नॉट इंक्लूड बोरोइंग, रिमेंबर फिजिकल डिफिसिट क्वेश्चन बहुत आता, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। फिजिकल डिफिसिट ऑन इट्स ओन डज नॉट इंक्लूड बोरोइंग, ठीक है, इट डज व्हाट, इट शोज गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है। टू फुलफिल दिस डिफिसिट गवर्नमेंट बोरोज। फॉर प्रॉस्पेरिटी बोरो खर्चा शुड बी कैपिटल रेवेन्यू और थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। कहता है कि एफआरबीएम या फिर किसी भी एस्टिमेशन का ये कहना होता है कि अगर ये जो सरकार डेफिसिट फंडिंग करने के लिए पैसे ला रही है, पहला टारगेट होना चाहिए कि आप सीधा जाके कर्जा मत उठा लो कि भाई डेट क्रिएटिंग एसेट मैंने क्रिएट कर लिया, डेट क्रिएटिंग बोरोइंग कर लिया मैंने, डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू रिसीट कर लिया मैंने। नहीं, आप ये करो कि देखो कि मेरे पास कैपिटल रेवेन्यू या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पहले पैसे आ सकते हैं क्या, जो मेरे पास एसेट है, जो मेरे एसेट बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, बट अगर मैं इसको डिसइन्वेस्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास अच्छे पैसे ला के देगा। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये तो समझ लिया फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देखो रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ इसी के अंदर रहेगा कि मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या किया और रेवेन्यू रिसीट क्या आए मेरे पास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कितना किया और कैपिटल रिसीट कितना हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल डेफिसिट। अब आ जाओ रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। जनरली कैपिटल डेफिसिट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट रेवेन्यू डेफिसिट आ जाओ। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। 2025-26 के बजट में क्या रहा है, 1.5% ऑफ जीडीपी रहा है ये टारगेट। अब प्राइमरी डेफिसिट समझो क्या है, कि प्राइमरी डेफिसिट, अब सरकार ये कहती है, जैसे आ जाओ मैं आपको समझाया फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, कि सरकार ने कितने पैसे आने थे सरकार को, सरकार ने कितने पैसे कैपिटल रिसीट से लेने थे, सरकार ने कितने पैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करने थे, सरकार ने कितने पैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में करने थे। अब देखो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो पैसा फॉरगॉन है, चला जाएगा ये पैसा क्या होता है, सैलरी, स्कीम्स, पेंशन, इसको हटा दो, ठीक है, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मान लो सरकार ने कुछ कर्ज लिया होगा इस फिजिकल डेफिसिट को भरने के लिए, एक मिनट, इस बोरोइंग के लिए सरकार ने अगर कुछ पैसे लिए होंगे, है ना, और ये पेंशन था, एंड देन इंटरेस्ट पेमेंट, ये जो बोरोइंग लिया सरकार ने, ये बोरोइंग, इस बोरोइंग को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार कर रही है, ये भी क्या है, ये भी रेवेन्यू फॉर गॉन ही है, गॉन, ये सारा कुछ गॉन ही है, ये ऑल दिस रेवेन्यू इज गॉन, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट इज गॉन। अब सरकार, कोई भी नई सरकार आती है और वो ये कहती है कि भाई साहब देखो ये खर्चा मेरा था, ये खर्चा मेरा था, ये खर्चा मेरा था, ये कर्ज थोड़ी मैंने लिया था, ये कर्ज मैंने नहीं लिया था, ये कर्ज प्रीवियस गवर्नमेंट ली हुई थी, आई एम ऑब्लिगेटेड टू पे। तो सरकार बोलेगी भाई साहब ये जो फिजिकल डेफिसिट है ना, ये मेरे खर्च का, ये मेरे कर्ज का सही डेफिसिट, सही पैमाना नहीं बता रहा है। तो आप क्या करो ना, आप चेंज करो सर, आप चेंज करो इस पॉइंट को कि मेरे डेफिसिट में ये कर्ज मत डालो। तो सरकार बोलेगी अच्छा सुनो भैया, मेरा जो प्राइमरी डेफिसिट है ना, प्राइमरी डेफिसिट, जो मेरा मूलभूत डेफिसिट रह गया है, वो मेरा फिजिकल डेफिसिट में से हटाओ इंटरेस्ट पेमेंट को, क्योंकि ये मेरा किया धराया नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भैया ये जो फिजिकल डेफिसिट था ना, इसमें आप इस कंपोनेंट को हटा दो, क्योंकि ये कंपोनेंट मेरा किया हुआ नहीं है, ये पहले से ही, वे तो ऑब्लिगेशन है पेमेंट करना, ये तो मैंने आपके लिए, ऐसे मान लो यही सरकार कंटिन्यू हो गई तो क्या बोलेगी, ये तो मैंने सर आपके लिए लिया था, आपको सैलरी, आपको पेंशन, आपको खर्चा करने के लिए लिया था मैंने, या फिर कैपिटल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, एसेट बनाने के लिए, तो ये पैसा मत काउंट करो सर, ये डेफिसिट मैंने नहीं क्रिएट किया, ये तो बाई डिफॉल्ट जाना ही था, मेरा जो मिसमैच हुआ है वो इतना का मिसमैच हुआ है, तो मेरा प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करो मेरे लिए।
अब आ जाओ, देखो वही चीज़ लिखा है कि प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. गवर्नमेंट सेज दिस इज नॉट न्यू क्रिएशन, इट इज ऑब्लिगेशन टू पे, सो वी विल नॉट काउंट दिस इन प्राइमरी डेफिसिट. नहीं भैया हटाओ. और डेटा क्या था रिसेंट, 0.8% ऑफ जीडीपी रहा है, विच इज ऑल्सो हेल्दी. अब आ जाओ, ये समझ गए, प्राइमरी डेफिसिट समझ गए, रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए. अब आ जाओ, व्हाट इज ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट. ग्रॉस क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्रॉस का मतलब टोटल सबको ऐड कर दो, वही हो गया टोटल डेफिसिट. बिफोर कोई नीड बोरोइंग ये सब करने से पहले एकदम ये वाला पोर्शन, दिस इज ओनली ग्रॉस डेफिसिट. इसलिए मैं इसको कोई इंपॉर्टेंस नंबरिंग भी नहीं दिया है इसको, ठीक है. आ जाओ, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी. ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट वही चीज था, ये प्राइमरी डेफिसिट ही था, उसी चीज को मैंने ग्रॉस 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 में डाला है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके और भी एंगल निकल के आ सकते हैं हमारे पास. तो ये जो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट में से प्राइमरी डेफिसिट क्या किया हमने, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया. सो इसी पे इंटरेस्ट पेमेंट को अगर ग्रॉस के टर्म में देखें तो ग्रॉस डेफिसिट इज व्हाट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ये प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, इतना ही है. अब व्हाई नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, अब इसको समझो. ग्रॉस यहाँ पे क्यों कैलकुलेट करते हैं कि देखो यहाँ पे तो तुमने सरकार का फिजिकल डेफिसिट लिया और प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया. बट पॉइंट याद रखो कि सरकार ही सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ी कर रही है, सरकार इंटरेस्ट ले भी तो रही है ना. सरकार ने किसी को कर्जा भी तो दिया होगा, उससे पैसे भी तो आ रहे होंगे. सो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज इंपॉर्टेंट कि सरकार का देना और सरकार को लेना दोनों को नेट करो. सरकार ने कितने पैसे इंटरेस्ट में दिए और सरकार को कितने पैसे इंटरेस्ट में आए, वही नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी है. तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो था, टोटल ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट जो था मेरा, उसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो तो नेट इंटरेस्ट माइनस करो कि तुमको भी कुछ पैसे आ रहे हैं, वो भी पैसा तुम्हारा ही है. फॉर मोर ट्रांसपेरेंटी वही चीज है कि नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी क्या हो गया, इंटरेस्ट टू पे माइनस इंटरेस्ट रिसीवेबल्स. ठीक है, समझ गए. ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ही है, लेकिन वहां पे जो हम फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे, इस इंटरेस्ट पेमेंट को हमने नेट इंटरेस्ट पेमेंट में डाला कि भाई तुमको कुछ पैसे आएंगे भी और तुम कुछ पैसे दोगे भी, तो दोनों को एडजस्ट करो यहाँ पे, क्योंकि वो पैसा तो सरकार के पास ही आ रहा है. अब व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज, रेवेन्यू डेफिसिट तो है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस जो है वो तो रेवेन्यू डेफिसिट है मेरा. लेकिन इस इफेक्टिवनेस में ये याद सरकार बोलती है कि जैसे आ जाओ यहां समझो, जैसे मैंने बोला कि रेवेन्यू बजट के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट, इन दोनों के बीच में देयर इज अ लिंकेज. क्या है कि इन दोनों के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो या तो मेरा डेफिसिट में जाएगा या तो और सरप्लस में जाएगा, जो कि ये तो कभी होता नहीं है, तो हमेशा डेफिसिट में रहते हैं. सरकार का कहना है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉरगोन एक्सपेंडिचर, ये फॉरगोन एक्सपेंडिचर है, इसमें भैया वो पैसा भी तो है जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को. अब वो स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे से कैपिटल क्रिएट करेगी फॉर एग्जांपल, तो मेरे पैसे का वो हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट को गया, जो स्टेट गवर्नमेंट को गया है और जो वो स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर रही है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पैसे को माइनस करो, बिकॉज ये कैपिटल रेवेन्यू जनरेट करेगा. तो आप ऐसा करो भैया, मेरा जो रेवेन्यू डेफिसिट था ना, ये कैसा डेफिसिट होगा, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट था ना भैया, इस रेवेन्यू डेफिसिट में इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में किए हुए पैसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इसको भैया माइनस करो, तभी मेरा इफेक्टिव निकल के आएगा. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मेरा क्या था वो निकल के आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस लोन गिवन टू स्टेट फॉर डेवलपमेंट. क्यों, गवर्नमेंट क्लेम कि दिस विल क्रिएट मोर मनी, और ये पैसा वापस आज न कल तो आना ही है. तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा,
कि भैया रेवेन्यू डेफिसिट जो मेरा यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट था आने जाने के पैसे में, और जो मैंने इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लोन पेंशन ये सब किया था, इसमें मैंने स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे दिए हैं कर्ज के रूप में। और अगर उस पैसे को सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लोन और स्कीम में यूज़ नहीं करती है और लोगों को खैरात में पैसे बांटने के लिए यूज़ नहीं करती है, उसके अलावा सरकार अगर उस पैसे से रोड बना रही है तो उससे पैसा तो आ रहा है, इवेंचुअली आएगा वो पास, मेरे पास पैसा वापस आएगा। तो भैया इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से हटाओ, मतलब इसको रेवेन्यू डेफिसिट से हटाओ और इफेक्टिव बता के दो मेरे को, और सब तरीके के सरकार करेगी। जो असल में मेरा कर्ज हो रहा है वही कैलकुलेट करो। तो अभी टारगेट अभी क्या है रिपोर्ट, इट इज 0.3% ऑफ जीडीपी, और एफआरबीएम एक्ट कहता है दिस शुड बी जीरो। आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो। क्यों? आप कर्ज लेके पैसा खर्च मत करो फॉर वेलफेयर स्कीम्स। अब इतने तरीके के लाइबिलिटीज पढ़ लिए हमने कि ऐसा डेफिसिट होगा, ऐसा डेफिसिट होगा, ऐसा डेफिसिट होगा, ऐसा डेफिसिट होगा, और सारे डेफिसिट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास लाइबिलिटी निकल के आ जाएगा। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग कर रहे हैं प्लस अदर लाइबिलिटीज। व्हाट आर अदर लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट? ये देखो, आप जो पोस्ट ऑफिस में पैसे डालते हो, आप ईपीएफओ में पैसे डालते हो, आप जीपीएफ में पैसे डालते हो, ये सारा पैसा कहाँ जाता है? ये गवर्नमेंट के कैपिटल अकाउंट में जाता है। ये पढ़ेंगे जब कैपिटल अकाउंट से वो पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड फंड पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो दिस पैसा इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। इस पैसे के लिए सरकार इज नॉट लाइबल टू द पार्लियामेंट। ये सरकार का करंट अकाउंट है, सॉरी, ठीक है। ये करंट अकाउंट से पैसा सरकार अपने हिसाब से जैसे ही चाहे वैसे यूज करेगी। सो दीज आर गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज, बट चुकाना तो है ना, क्योंकि ईपीएफओ का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, पोस्ट ऑफिस का पैसा है, ठीक है। ये जब M0 M1 M2 पढ़ोगे ना इकोनॉमी का, वहां पे पढ़ेंगे, प्री का पार्ट है ये, यहाँ का नहीं है। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेफिसिट, हर तरह का डेफिसिट समझ गए आप, ठीक है। इसको ना थोड़ी देर अब कंटिन्यू करना है इसको, या फिर डू यू वांट टू पॉज इट हियर? टाइप्स ऑफ बजटिंग, अब देखो झट से खत्म करते, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बजटिंग देख लो। व्हाट इज टाइप्स ऑफ बजटिंग, ये समझ के डेफिसिट हो गया ना। अब थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, इसको हम निपटा देते हैं। आई विल रिमूव दिस पेज, आई रिमूव दिस पेज एज वेल, नहीं चाहिए ये पेज आपको पढ़ाई करने के लिए। आ जाओ। अब टाइप्स ऑफ बजटिंग पढ़ो कि सरकार बजटिंग में ही, देखो मैं तुरंत तुरंत खींचूंगा, इसमें कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो टाइप्स ऑफ बजटिंग में प्लानिंग बजट, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम पीपीबीएस। ये क्या करता है? दिस इज इंटीग्रेटिंग प्लानिंग एंड प्रोग्राम एवेल्युएशन, दोनों को लिंकेज करके हम लोग बजट का प्लान करते हैं। गवर्नमेंट ओरिएंटेशन क्या करते हैं इसमें? गवर्नमेंट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स व्हाट? एवेल्युएटिंग अपना एक्सपेंडिचर, अपना रेवेन्यू, अपना सब कुछ को एक एवेल्युएट करके एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालती है गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज प्लानिंग परफॉर्मेंस बजट। देन सरकार ने बोला परफॉर्मेंस बजट पे करो, कि कितना खर्चा हुआ इस पे मत जाओ, उस खर्चे से क्या जनरेट हुआ इस पे फोकस रखना है, राइट। सो टाइप्स ऑफ बजटिंग में परफॉर्मेंस बजटिंग पे जाओ। फाइनेंशियल एलोकेशन विथ फिजिकल परफॉर्मेंस, कि मेरा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है उस बजट का, कि मैंने खर्चा किया वो तो चलो एक जगह है, लेकिन उस खर्चे से मेरा आउटकम क्या निकला। सो ऑलवेज गो ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, ठीक है। प्रोग्राम विद एलोकेटिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर। देन जीरो बेस बजटिंग। अब जीरो बेस बजटिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले क्या बोलती, पहला स्कीम क्या होता था समझो इसको, कि सरकार ने बोला अच्छा भैया पिछले साल मैंने आपके आपके डिपार्टमेंट को 1100 रुपये दिया था, तो इस साल आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, चलो इस साल मैं आपको 1500 रुपये देता हूँ। तो बेस मेरा क्या था? बेस था 1100 रुपये, मिला मेरे को 1500 रुपये। सरकार ने बोला देखो ये ना जरूरी नहीं कि हर साल ऐसा हो ही, अब इसको हमेशा जीरो से करो, कि अच्छा पिछले साल 1100 मिला था, अब आप बताइए ग्राउंड जीरो से आपको कितना चाहिए इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए, कि एवरी ईयर विथ जीरो बेस, हर साल जीरो बेस से शुरू करो। ये नहीं कि आपको अच्छा 1100 मिला था, हो सकता है इस साल आपको 900 रुपये का ही जरूरत हो, क्यों दूं 1500 रुपये आपको मैं, जस्ट बिकॉज पिछले साल 1100 रुपये मिले थे? नहीं। तो जीरो बेस बजटिंग, आप डायरेक्टली बताओ कि आपको एकदम रिक्वायरमेंट क्या है उतना ही देंगे। सो ये वेस्टफुल एक्सपेंस को कम करता है, ये दिस रैशनलाइजेस। जैसे मैं आपको बोलूं कि तुम यहाँ से लाजपत नगर से तुम चांदनी चौक जाओ, तो आप बोलोगे कि भैया मेरे को तो कुछ कल गया था, मेरे को 100 रुपये लगे थे, कल मैं यहाँ से कैब कर लिया था, कैब से गया था, हो सकता है कल बारिश थी इसलिए आप कैब से गए हो, तो जरूरी थोड़ी कल 100 रुपये लगे थे तो आज आपको बेसिकली 100 रुपये ही दूँ। आज हो सकता है बारिश ना हो, आप अपने स्कूटी से जा सकते हो, या फिर आप मेट्रो करके जा सकते हो,
तो बेसिकली है कि रैशनलाइज करो, कल बारिश था इसलिए आप गए उससे, लेकिन जरूरी नहीं कि आज भी आप उसी से जाओ, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जीरो बेस्ड बजटिंग इज रैशनलाइजिंग द एक्सपेंसेस. देन पार्टिसिपेटरी बजट. व्हाट इज पार्टिसिपेटरी बजट? कि सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में, है ना, डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट करते हो. देन आउटकम बजटिंग, कि आप इनपुट आउटपुट से हट के आउटकम पे जाओ. इनपुट कितना था, आउटपुट कितना था, इससे हटो और आउटकम पे जाओ कि मैंने जो खर्चा किया उसका आउटकम क्या निकला. मेजरेबल टारगेट है, ट्रैक स्कीम को ट्रैक करो. जस्ट इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि हाउ मच मनी वॉज स्पेंट, ये पूछो कि व्हाट वॉज अचीव्ड. लिखना इस चीज़ को, ठीक है. देन आ जाओ जेंडर बजटिंग. अब जेंडर बजटिंग भी करते हैं, थोड़ा इसको अलग से ही करेंगे क्योंकि थोड़ा ये अलग का ही टॉपिक था. अब जेंडर बजटिंग का एम क्या है? जेंडर बजटिंग का एम है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ हो, राइट? सो टारगेट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल ग्रोथ, एंड देन एलोकेटिंग पब्लिक रिसोर्सेस फॉर दिस इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ के लिए. अब उसी तरीके से इसके फ्रेमवर्क क्या क्या होते हैं कि भाई जेंडर स्पेसिफिक एलोकेशन करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट द लेबर मार्केट इज डिजाइंड टुवर्ड्स मेल डोमिनेंस. वो डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है. सो हमें स्पेसिफिक बजट निकालना पड़ता है इनके लिए फॉर अ जेंडर विच हैज़ बीन नेग्लेक्टेड. सो उसके लिए, इस इंक्लूसिविटी के लिए एक अलग से सरकार ने बोला कि एक अलग से बजट होना चाहिए. चैलेंजेस क्या है? लो एलोकेशन कर रहे हैं कि अगर मान लो 50% वुमेन है, 50% मैन है, तो बजट का एलोकेशन भी 50-50 होना चाहिए, है ना. पुअर सेक्स रेशियो है ही, डिसएग्रीगेटेड डेटा है, गैप बिटवीन बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट है, वीक कैपेसिटी है, लिमिटेड लेजिस्लेटिव रोल है वुमेन का. बट अगर प्रोग्रेस देखें तो जेंडर बजटिंग से प्रोग्रेस इज 9.37% का प्रोग्रेस हम देखे हैं. इसकी वजह से 53 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव स्पेसिफिक जेंडर एलोकेशंस. सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसेस. एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स फॉर इट? कि भाई स्ट्रेंथन करो जेंडर बजटिंग सेल्स को, आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग लेके आओ, जो हमने यहाँ बोला कि आउटपुट से हट के आउटकम पे जाओ, कि इनपुट आउटपुट हटा के आउटकम पे जाओ. उसी तरीके से इसमें भी आउटपुट पे मत जाओ, आउटकम पे जाओ, कितना आउटकम हो रहा है, ठीक है. मॉनिटरिंग करो, स्टेट वाइज जेंडर बजटिंग करो, बेटर डेटा कलेक्शन करो. जैसे कि एग्जांपल देखो, केरलास जेंडर पार्क, ठीक है, उसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से हुआ. इसमें ट्रांसजेंडर बजटिंग भी किया जाता है, वहाँ पे इंक्लूसिविटी इंडेक्स में भी वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं इस केस में. सो जेंडर बजटिंग नॉट अ वेरी बिग थिंग. देन आ जाओ, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ बजट? वीकनेस ऑफ बजट क्या है कि भाई इनपुट ओरिएंटेड बजट होना चाहिए. सॉरी, इनपुट ओरिएंटेड बजट है. पॉइंट इज आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा बजट. ठीक है. क्वेश्चन इज डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इंडियाज बजटिंग प्रोसेस इज स्टिल फेसिंग चैलेंजेस. व्हाई? तो बताओ कि वीकनेस बजट ऑफ जो बजट है वो ये है कि वो इनपुट ओरिएंटेड बजटिंग है. फोकस इज ऑन हाउ मच इज स्पेंट, कितना इनपुट दे दिया हमने इस सेक्टर में, rather than focus should be on what is achieved. शॉर्ट टर्म बजटिंग है, ऑब्वियसली हम हर साल दर साल करते हैं. लॉन्ग टर्म बजट पे हमारा फोकस नहीं जाता है. इंक्रीमेंटल बजटिंग करते हैं कि अच्छा पिछले साल आपको इतना दिया था, इस साल इतना दे देंगे, पिछले साल उतना दिया था, इस साल इतना दे देंगे. rather than that what क्या होना चाहिए? इट शुड बी जीरो बेस्ड बजटिंग. अभी हमने देखा कि फोकस शुड बी ऑन अचीवमेंट. देन वीक पॉलिसी रिसोर्स लिंकेज, कि हाँ भाई हमने पॉलिसी बना दिया कि हाँ खनन करेंगे, खनन विभाग में इतना करेंगे या फिर माइनिंग्स में इतना करेंगे, बट द पॉइंट इज क्या मेरे पास माइनिंग रिसोर्सेस हैं? तो देयर इज अ वीक लिंकेज. फोकस शुड बी ऑन रिसोर्स लिंक्ड यूटिलाइजेशन, कि हाँ इतना है तभी इतना कर सकेंगे. देन पुअर आउटकम मेजरमेंट, ऑब्वियसली की परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम पीछे रह जाते हैं कि इसको मेजर ही नहीं करते हैं. पैसा दे दिया, इतना दिया था, अच्छा सरकार ने बोला कि हम कैपिटल में इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, बट मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे कि उसको सही से असेसमेंट हुआ कि नहीं, इतना खर्चा हुआ. गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिफेंस पे 7.3% इंक्रीज कर दिया एक्सपेंसेस, 12 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया, बट द पॉइंट इज उसका आउटकम देखो ना क्या हुआ, वो पैसा गया कहाँ? जेब में चला गया सबके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
देन सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो गया है कि सब कुछ टॉप में बन रहा है, वहीं से डिसैमिनेट होके आ रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, रिवर्स करो, नीचे से ले जाओ ऊपर तक डिमांड बताओ ना, नीचे से डिमांड क्या आ रही है। एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजल्ट क्या होता है? डिले एंड इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन। रेलवे को कुछ खर्चा करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया, भैया मेरे को पैसा चाहिए। इसको कुछ खर्चा करना है, यहाँ गया, भैया पैसा चाहिए। अब ये अकेला बैठ के यहाँ सब कुछ एस्टिमेट कर रहा है। इससे अच्छा है कि डिसेंट्रलाइज कर दो, सबको बजट दे दो अपना अपना, राइट। देन देर इज ऑल्सो कॉल्ड मार्च रश, ईयर एंड स्पेंडिंग, कि भाई पूरे साल में मुझे दिखाना था 1200 रुपये खर्च करने थे, मैंने इस यहाँ तक मैं ज़ीरो खर्च किया, अब 3 महीने रह गए, 900 रुपये खर्च कर, जल्दी 900 300 करके खर्च करके हटाओ। इससे क्या हुआ? इरेशनल स्पेंडिंग हो गया, पुअर क्वालिटी एसेट जनरेशन हो जाएगा, सारा साल स्टैग्नेंसी में गुजर गया। एंड देन लैक ऑफ मेजरेबल टारगेट, कि नो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, वही बोला कि केपीआई नहीं है हमारे पास, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए कि अच्छा इतने पैसे आपने स्पेंड किए तो उसका मेरे को आउटकम दिखना चाहिए, वो आउटकम नहीं दिख रहा है। अब आ जाओ एफआरबीएम एक्ट, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, फटफट कर लेते हैं। एफआरबीएम एक्ट इज व्हाट? सेकेंड। सो एफआरबीएम एक्ट 2008, what is FRBM? फिजिकल रिसोर्स एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? सरकार को ये बताना है कि आप अपने बजट को कैसे मैनेज करो, राइट। इट वॉज एनेक्टेड टू वॉट? इंस्टीट्यूशनाइज द फिजिकल डिसिप्लिन, कि आपको एक तरीके से खर्च करना है, हैप हजार्ड वे में खर्च नहीं करना है। देन रिड्यूस एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग, इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रमोट इंटीग्रेशनल equality through responsible fiscal management, improve transparency। सो ये सारा FRBM ये डेटा ये गाइडलाइन प्रेजेंट करता है। इट इज अ फिजिकल रिसोर्स बजटरी मैनेजमेंट, ठीक है। की प्रोविजंस क्या है इसमें? कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 3% होना चाहिए ऑफ द डेफिसिट, ठीक है, ऑफ द जो 3% ऑफ डेफिसिट ऑफ जीडीपी। डेट टारगेट 60% का ही होना चाहिए, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, 20% स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अब देखो इसमें राम का नहीं पढ़ूंगा, देखो एफआरबीएम ना ऐसा सिनेरियो था, ऐसा हो गया, वैसे आ गया, सरकार ऐसे आ गई, वैसे, ये राम कहानी पढ़ना है तो प्लीज़ कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है ना पढ़ने का, यहाँ उतना पढ़ो जितना एकदम एग्जाम स्पेसिफिकली जरूरत है। एफआरबीएम एक्ट क्यों चाहिए था सरकार को? चाहिए था इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए फिजिकल डेफिसिट को, रिड्यूस एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि बेतहासा सरकार बोरो करते जा रही है। बोल दी आरबीआई को, भाई तुम निकालो पैसा, छापना शुरू करो, जितना पैसा छापते हो पैसा ही पैसा, इतना पैसा होगा, पता नहीं पैसे का क्या करना है, ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग। देन इंश्योर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बता ऑब्जेक्टिव ये है। प्रोविजंस क्या क्या है? कि भाई फिजिकल डेफिसिट टारगेट को आपको 3% तक ही रखना है ऑफ जीडीपी। डेट टारगेट 60% ही होना चाहिए, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% स्टेट का कंबाइंड ऑल। सीलिंग ऑफ गवर्नमेंट गारंटी होना चाहिए, कि गवर्नमेंट ये नहीं कि अगर एक्स्ट्रा बजटिंग बोरोइंग करना भी है, मान लो किसी पीएसयू को सरकार ने बोला कि तुम बजट से बाहर जाके बोरो कर लो, मैं हूँ गारंटी देने के लिए, तो ये नहीं कि बेतहासा बोरोइंग कर लो, सरकार के देने की कैपेसिटी से ज़्यादा बोरोइंग नहीं। इट मस्ट बी 0.5% ऑफ जीडीपी से सरकार की गवर्नमेंट की गारंटी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब G6 एंड टी बिल्स भी अगर सरकार इशू करती है तो वो 0.5% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा इशू नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस मनी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज गारंटीड बाय whom? इज गारंटीड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266(1), वहां से गारंटी होता है ये, सरकार नहीं। सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार को आके भरना पड़ेगा उस पैसा को। देन फिजिकल ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, कैसे? फिजिकल डेफिसिट, डेट पोजीशनिंग, फिजिकल स्ट्रैटेजी, रेवेन्यू डेफिसिट, बोरोइंग, ये सब एक रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए और डिस्क्लोज करो इनको पार्लियामेंट के सामने। देन देर इज ऑल्सो एस्केप क्लॉज, ठीक है, इतना रेस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं, क्या पता अगर आपदा आ गया, क्या पता विपत्ति आ गई, तो उस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ एस्केप क्लॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे वॉर हो गया, कैलामिटीज हो गया, डिजास्टर हो गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गया। अब मान लो इस समय सरकार को पैसा चाहिए, बट ये भी एस्केप क्लॉज में भी 0.5% ऑफ जीडीपी के ऊपर नहीं जाना है। वैसे यू आर अलाउड टू प्रॉमिस 0.5% एज अ गवर्नमेंट, बट उसके ऊपर भी आप 0.5 जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जाना है। ये नहीं कि अब कैलामिटी खत्म हुआ, इकोनॉमी ही बर्बाद हो जाए उसके बाद, ठीक है। सो गवर्नमेंट एंड ये एस्केप क्लॉज अगर गवर्नमेंट यूज करती है तो आफ्टर दिस क्लॉज एंड आफ्टर दिस स्पेंडिंग हैज बीन डन, ठीक है, या आफ्टर दिस मनी हैज बीन एक्सेसली जनरेटेड, गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सप्लेन इट टू पार्लियामेंट। इट्स अ मैंडेटरी क्लॉज एफआरबीएम के तहत, आपको पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये पैसा आपने कहाँ खर्च किया है, ठीक है।
तो यू गेट माई पॉइंट, FRBM का ये था। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ हमारा पास सबसे इंपॉर्टेंट सा छूट जाएगा, वो है FRBM के बाद फिजिकल डिसिप्लिन देख लिया हमने, ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये अभी नहीं करेंगे, ये जब नया बजट आएगा तब करेंगे। अब आ जाओ ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो व्हाट आर द ट्रेंड्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक बार छोटा सा है पोर्शन देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर रिफर्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ऑब्वियसली मेजर ट्रेंड क्या क्या रहा है कि राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में बढ़ा है सरकार का। रिमेंबर एक्सपेंडिचर इज पैसा जो सरकार खर्च कर रही है, रिसीट इज जो पैसा सरकार को आ रहा है। सो राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है कहाँ से, 50.6 लाख करोड़ तक चले गए हैं अभी हम, ठीक है। देन अब देखो ये डेटा आप कहीं फिलर के रूप में यूज़ करोगे ना, आपसे कहीं पूछेगा ना आपको कहीं लिखना कि देखो सरकार का गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या था, ये आप डेटा यूज़ करोगे कहीं कि फिजिकल हेल्थ दिखाने के लिए, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग रैशनलाइज दिखाने के लिए, हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, ये सब के लिए, ठीक है। देन ग्रेटेस्ट फोकस ऑन सोशल सेक्टर पे रहा है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, न्यूट्रिशन पे। देखो सरकार का वेरियस स्कीम आया, अब स्कीम यहाँ पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोथ शुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड। रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पावर प्लांट्स बनाओ, एक्सपेंडिचर करो ऑन कैपिटल जनरेशन, नॉट ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इट हैज़ गॉन अप। फिजिकल कंसोलिडेशन हुआ है कि टारगेट 4.3% ऑफ GDP था। एंड हाउ मच डज द ये गवर्नमेंट सेज कि ये FRBM क्या कहती है कि डिफिसिट को 3% तक रखो। सो वी आर करंटली ओवर शूटिंग इट, बट अगेन टारगेट के अंदर हम लोग कई बार मेंटेन किए हैं। देन हायर डिफेंस एक्सपेंडिचर गया है, पहले 2.5 लाख करोड़ था, अभी 7.58 लाख करोड़ पे चले गए हम लोग। देन ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट ने करना शुरू किया, जैसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी देखो ग्रीन हाइड्रोजन में वो हाइड्रोजन ट्रेन चलना शुरू हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी में, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। दीज आर द ट्रेंड। देन डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस किया है, जैसे बेटर ट्रस्ट के लिए, बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए, बेटर मॉनिटरिंग के लिए, जैसे PFMS एज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइट करके है, दिस इज डेवलप्ड बाय TCS आई गेस। देन जेम पोर्टल है ना। सो दीज आर द FRBM एंड ट्रेंड इन बजट। वी आर डन विद दिस, और ज़्यादा इसमें कुछ बचता नहीं है। सो थैंक यू, you can join this group for your PDF and scan this for video lectures. Done. गवर्नमेंट बजटिंग का था ये, वी आर डन विद दिस।